हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पंजाब का एनेक्सेशन किया, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर कैसे होती है, क्यों होती है, उन सब के बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पंजाब की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ताकि हम इसको एक एक कड़ी को जोड़ पाए। ठीक है, तो देखो पहले हम समझते हैं पंजाब की इंपॉर्टेंस। अगर हम पंजाब की लोकेशन देखें तो वो लोकेशन हमें कुछ इस तरीके से नजर आती है, जहां पे ये नॉर्दर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहां पे हमें पंजाब देखने को मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान लो सपोज करो कोई भी चोर है जो किसी घर में घुसना चाह रहा है, तो वो क्या देखेगा? वो यही देखेगा ना कि जो एंट्री गेट है घर का वो कैसा है। अगर वो स्ट्रोंग है तो उसके लिए उस घर में घुसना बहुत मुश्किल होगा। अगर वही एंट्री गेट बहुत ही वीक है तो उसके लिए घर में घुसना बहुत आसान होगा। सिमिलर केस हमारे पास पंजाब के लिए, इंडिया का एंट्री गेट पंजाब है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, इंडिया का एंट्री गेट पंजाब है। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल पावर, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो तुरानी हो, चाहे वो ईरानी हो, कोई भी उसको इंडिया में एंटर करना है तो उसको सबसे पहले पंजाब से निकलना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो पंजाब एक ऐसी जगह पे है जो एंट्री गेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे कोई भी रूलर जो बैठा हुआ है, अगर वो स्ट्रोंग है, अगर स्ट्रोंग है तो किसी भी एक्सटर्नल पावर का एंटर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये रूलर वीक है तो उनका एंटर करना बहुत ही आसान होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर रूलर वीक है तो बहुत आराम से कोई भी एंटर कर सकता है, अगर रूलर स्ट्रांग है तो उनका एंटर करना बहुत मुश्किल होगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब पूछोगे कि कौन एंटर करेगा? भाई इसके बगल में बैठा हुआ है यहां पे अफगान, यहां नीचे बैठा हुआ है सिंध। ठीक है, इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। आज हम पंजाब समझ रहे हैं, फिर अफगान देखेंगे, फिर सिंध देखेंगे, एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं पंजाब। ठीक है, अफगान एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा? वो खेल डिपेंड करेगा पंजाब में बैठे हुए रूलर पे। अगर वो स्ट्रोंग है तो इनका एंटर करना इंडिया में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर पंजाब में बैठा हुआ रूलर अगर वीक है तो उनका एंटर करना बहुत आसान होगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? जिस दिन हमें यह पता चलेगा कि यहां पे पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस है, यहां पे बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं कह सकते हैं कि रूलर की प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत आराम से हमें इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम नादिर शाह का इन्वेजन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन देखते हैं। वो सारे खेल क्यों होते हैं वो अभी हम समझेंगे इनको। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि पंजाब एक एंट्री गेट का काम कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हम पहले ये समझते हैं कि पंजाब में किस तरीके का क्या काम हुआ, कब कब हुआ। हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन होनी चाहिए ताकि हम बहुत आसान से पंजाब को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद हम पंजाब में एक एक चीज को समझेंगे डिटेल में। देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, एक टाइमलाइन बना लेते हैं पहले, क्या हो रहा है और किस तरीके से हुआ, ताकि हम इसके बैकग्राउंड को भी समझ पाए और उनको चीजों को एक दूसरे से लिंक कर पाए। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं 1707 के पीरियड की, ठीक है, आपको भी पता है मुगल एम्परर औरंगजेब, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस टाइम तक यहां पे एक गुरु हुए, 10th गुरु, जो सिखों के 10th गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, ये 10th गुरु है। इनसे पहले के जितने भी गुरु हुए उन सब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा हमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को, हमें भक्ति मार्ग को फॉलो करना चाहिए ताकि हम ईश्वर तक पहुंच पाए। ठीक है, वो डिवोशन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? भक्ति मार्ग को फॉलो करने की बातें कर रहे हैं।
यहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रुएलिटी मुगल एम्परर हमारे ऊपर करने लग रहे हैं। जैसे आपने देखा औरंगजेब भी डेथ सेंटेंस दे देते हैं और इस तरीके की हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर या ये जो हमारे साथ में क्रुएलिटी हो रही है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पिरिचुअलिटी को तो फॉलो करना ही है, लेकिन साथ में पॉलिटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी तो फॉलो करनी है, साथ में पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी बातों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब इसी बेसिस पे इन्होंने एक स्टार्ट किया खालसा, ठीक है। क्या होता है ये हम भक्ति मोमेंट में समझेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। इन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया 1707 के बाद 1708 से 15 के बीच में, बांदा बहादुर। इन्होंने इनकी बातों को फॉलो किया और वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी को लेके आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्होंने पंजाब में स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की। यहां से पंजाब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इमरजेंस होती है पंजाब की, क्लियर। 1715 में इनकी डेथ हो जाती है, 1516 में डेथ हो गई। उसके बाद 1760s तक, 1760s हो गया, 1770s हो गया, इस टाइम तक यहां पे इस पीरियड में, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में पंजाब में हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल क्राइसिस। हमें कोई ऐसा बंदा देखने को ही नहीं मिलता जो पंजाब को गवर्न कर पाए, ठीक है, पंजाब के लोगों को यूनाइट कर पाए। तो यहां पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। इसी बेसिस पे यहां पे हमें इतनी वीकनेस दिखती है, जिस बेसिस पे हम देखते हैं कि जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं वो इसी टाइम पीरियड में होते हैं। चाहे वो नादिर शाह का अटैक हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो, पानीपत का थर्ड बैटल हो, वो सारे का सारा खेल किस पीरियड में होता है? इस पीरियड में। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। क्या है, एक एक चीज समझेंगे। पहले आप टाइमलाइन जो दिमाग में बिठाना आपको, वो ये बनाना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद यहां पे दोबारा से इमर्ज होने शुरुआत होती है कि भाई हमें देखो अपना अपना काम करना चाहिए, कि ठीक है हम इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ ग्रुप्स बना लेने चाहिए और उस ग्रुप्स के बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। यहां से मिसल्स बनने शुरू होते हैं और 1799 में एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ये इतना पावरफुल है, ये इतने पावरफुल रूलर है, इतने ब्रेव है, ऑनेस्ट है, आप इनके लिए कुछ भी कह सकते हो, ऑनेस्ट भी है, ब्रेव भी है, ठीक है, कि इन्होंने पूरी तरीके से सिस्टम को बदल दिया। कैसे बदला वो हम डिस्कशन करेंगे। 1839 तक ये इस पीरियड को लेके जाते हैं, रूल करते हैं, गवर्न करते पूरी तरीके से सिस्टम को, पंजाब के सिस्टम को चलाते हैं। इनकी डेथ होती है 1839 में। इनकी डेथ के बाद दोबारा से यहां पे फिर वही सेम चीज आ जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस, और इसी का फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस चीज को फायदे में लेके आएगी, इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पे हमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा वो हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? कब होता है फर्स्ट? वो 1845 to 46 होता है। ये हमें देखने को मिलता है 48 to 49। क्यों होते हैं वो डिस्कशन करेंगे अभी, पर ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं बंदा बहादुर से। कैसे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, उन चीजों को हम समझते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे पहले जो रूलर है, आप रूलर कह सकते हो, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, उनका नाम है बंदा बहादुर। देखिए, बंदा बहादुर, इनको समझते हैं।
बंदा बहादुर 1708 में आएंगे और 15 के बीच में, इस टाइम पीरियड में ये यहां पे आएंगे। ठीक है, इनका एक्चुअल नाम होता है लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इनको एक अपॉइंट किया गया था, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, भाई गुरु गोविंद सिंह जी। इनको बोला गया था कि भाई देखो, मेरे जाने के बाद आप होगे जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पंजाब का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आप चलाओगे। ठीक है, आप देखोगे, आप संभालोगे इसको और अपने हिसाब से गवर्न करोगे, किसी तरीके का कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का काम यहाँ पे बंदा बहादुर करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पे वो चलते हैं और इन बातों को फॉलो करते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कॉइन्स इशू किए, किन के नाम पे, अपने गुरु के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे। ठीक है, कि देखो आपको ये सिक्के चलाने, वो गुरु थे, उन्होंने ये बातें बोली है, तो उनके बेसिस पे इन्होंने कॉइन्स इशू किए। पॉइंट क्लियर है। इनके अगेंस्ट में अब, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं बहादुर शाह, ठीक है, फर्रुख सियार के टाइम पे आते हैं, तो इनको पूरी तरीके से मुगल्स, क्योंकि मुगल्स लगातार इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हम देखते हैं मराठास धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मुगल्स में फर्रुख सियार के टाइम पे इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इनको निकाल दिया जाता है। एक तरीके से हम ये कहते हैं कि एग्जीक्यूट कर दिया इनको। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये जो बंदे हैं ये पंजाब को यूनाइट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि आओ मिल के साथ चलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं इनके पीरियड में जो ऐसा कहते हैं कि हमें इनके ही रूल को फॉलो करने, हमें मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, मुगल्स जो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मुगल्स हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके कंट्रोल को हटाने हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हमें उन गुरुज की, जो गुरु पहले हुए हैं उन गुरुओं की बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं 1721 के पीरियड में, ये 1715 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, पहाड़ों में भेज दिया, उसके बाद इनको वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एंड सोन इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है। 1721 में दोबारा से लोग यूनाइट होने की कोशिश करते हैं कि पंजाब के लोगों में एक तरीके से हम ये कह दें कि उनके बीच में दूरियां आ गई। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए जो बंदा बहादुर है। दूसरा है ऐसे जो ये कहते हैं कि हमारे पास में कुछ लोग ऐसे, कुछ फॉलोअर्स हैं जो बंदा बहादुर इनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं कि हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमें जो भी हमारे अगेंस्ट है, जैसे मुगल्स हैं, हमें उनको आगे नहीं आने देना है, हमें उनको भगाना है। इनके थॉट प्रोसेस वाले, इनको बोला बंदई। बंदई दो ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं। एक ग्रुप जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं बंदई। दूसरा ग्रुप ऐसा है, कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं, हमें ऑर्थोडॉक्स, कि जो हमारे जो पुराने गुरु हुए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो बातें बोली हैं उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। इनको बोला तख्त। ठीक है, तो इस तरीके से दो ग्रुप्स निकल के आए, बंदई और तख्त। अब इनके बीच में ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। दोनों एक तरीके से एक जो दीवार है जो बनने लग रही है उसको और चौड़ा करते चले गए कि भाई नहीं, हम तो इनकी बातों को फॉलो करेंगे, हम इनकी बातों को फॉलो करेंगे। इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि यूनाइट होने की बजाय ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। किसकी वजह से? आइडियोलॉजी की वजह से। पॉइंट क्लियर है। अब क्या होगा, इस तरीके का प्रोसेस हम देखते हैं। अब कोई भी बंदा जो बाहर से देख रहा है तो डेफिनेट है कि वो इन चीजों को एक फॉल्ट लाइन समझेगा और इन फॉल्ट लाइन का ही फायदा उठाएगा। पॉइंट क्लियर। मराठास यहां पे स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं, ऊपर से मुगल्स इनके साथ में लगातार इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे वीक होते जा रहे हैं कौन? पंजाब में।
पंजाब के जो भी रूलर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे पंजाब को गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंट्री गेट है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। मेन चीज क्या है? यूनिटी, वो नहीं है। और यूनिटी नहीं है, इसी का फायदा उठाएगा अफगान में कौन? नादिर शाह। नादिर शाह के बाद में अहमद शाह अब्दाली आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए 1748 में यहां पे सोचा गया कि भाई देखो, हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें मिलके काम करना चाहिए। ठीक है, कब तक हम एक दूसरे के साथ में लड़ते रहेंगे? तो कुछ लोग ऐसे निकल के आए, बोले हमें ग्रुप बना लेना चाहिए। इसको बोला दल खालसा। दल खालसा, जिसमें दो ग्रुप निकल के आए। कौन कौन से? एक जिसको बोला ओल्ड, जिसमें पुराने लोग हैं, पुराने लोग। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं जो पुराने, जो बूढ़े लोग हैं, उनका ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा है तरुण। तरुण, ठीक है, तरुण ग्रुप है, जिसमें यंग लोग हैं, जो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, हष्ट पुष्ट है। ये जो पुराने लोग हैं, ये इनको जवान को, यंगर जो बच्चे हैं, उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। आप एजुकेशन नहीं समझ सकते हो कि उनको पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप किस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हो, ब्रिटिशर्स को आप किस तरीके से बाहर भगा सकते हो, आप उनके अगेंस्ट लड़ सकते हो। ठीक है, तो उनके लिए ट्रेनिंग देने का काम कौन कर रहे हैं? ये वाले ग्रुप। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास में ये सिस्टम निकल के आया, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला, ज्यादा दिन हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही है। भाई बूढ़ा आदमी अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो उस बात को बताएगा। अब कोई जवान है, वो क्या उस चीज को ज्यादा फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो नया खून है। वो क्या कोशिश करेगा कि भाई अब उनकी आइडियोलॉजी को हम अपने ऊपर क्यों थोपने की कोशिश करें। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी जो मिसमैचिंग हो रही है, उसके वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और दूरियां हम देखते हैं लगातार बनती चली जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसीलिए क्योंकि इनके बीच में यूनिटी नहीं है, इसी का फायदा हमारे पास देखने को मिलता है। और बाहरी जितनी भी पावर है, एक्सटर्नल पावर, चाहे वो अफगान्स हो, वो इसका फायदा उठाते हैं और देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी वजह से अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल करते हैं। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, वो इसी पीरियड में हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब पानीपत थर्ड बैटल हो गया तो लोगों को समझ आया कि भाई आप जब तक यूं लड़ते रहोगे ना तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, आपको पहले खुद को संभालना है। तो इन्होंने क्या बोला कि पंजाब में हम एक काम करते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स की हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। ठीक है, जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप की खुद से जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने ग्रुप को बचा के रखेंगे। मतलब हम अगर बोलना चाहें तो इन्होंने पंजाब को 12 टुकड़ों में तोड़ दिया और उन ग्रुप्स का नाम दे दिया मिसल। ठीक है, मिसल, 12 मिसल बन गई। जैसे हम ये कहते हैं ना कि कॉन्फेडरेशन बन गया एक तरीके से। पहले पंजाब ऐसा होता था, अब पंजाब में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए 12। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब पंजाब इस टुकड़े में टूट चुका है, यहां पे मिसल्स है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। ये अपनी अपनी बातें सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें ये काम करने, भाड़ में जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आप किसी भी जगह पे बैठे हो और 10 लोगों का ग्रुप, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, वहां 60 बच्चे हैं, अगर ये 60 के 60 बच्चे एक साथ चले तो इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। लेकिन 10 बच्चे एक ग्रुप में बैठे हुए, 2 बच्चे अलग ग्रुप बना के बैठे, 5 अपना ग्रुप बना के बैठे, तो यूनिटी कहाँ है? वही सेम काम हमें यहां पे दिखने को मिलता है। यहां पे हमें 12 मिसल, पंजाब में 12 मिसल देखने को मिलती है। ठीक है, जो दिखाता है कि यहां पे किसी तरीके की यूनिटी नहीं है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? इन्हीं मिसल में एक मिसल निकल के आती है जिसका नाम है शुक्रचकिया मिसल। क्या नाम है? शुक्रचकिया मिसल।
ठीक है। और शुक्र चकिया मिसल में एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा तो उन्होंने बाद में अपने आप को बनाया रणजीत सिंह, ठीक है। उसने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखा कि क्या सिस्टम चल रहा है पंजाब में, किस तरीके से होने लग रहे हैं। तो वो ये सब चीजों को देखते हुए और बड़े होते हैं और 1780s के पीरियड में ये निकल के आते हैं। कहानी बदलने की शुरुआत होती है जब ये पावर में आते हैं। कैसे आते हैं देखो, अब समझो, समझना भी इस चीज को। 1799 में पूरी तरह से कहानी बदल जाएगी जब रणजीत सिंह पावर में आ जाएंगे। रणजीत सिंह क्यों और कैसे? प्रॉब्लम ये है, इन्होंने क्या देखा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये फॉलो करते हैं। जैसे आपने एक रूलर सुना है अकबर, ठीक है। जैसे वो थे, छोटे से थे, उन्होंने पूरी तरीके का एनवायरनमेंट देखा है, उन्होंने लड़ाइयां देखी है, उन्होंने मैदान में देखा है कि किस तरीके से नरसंहार किया जाता है। वैसा ही यहां पे रणजीत सिंह, इन्होंने भी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया कि जब तक आप खून नहीं बहाओगे, ठीक है, तब तक आप किसी भी चीज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, आप अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। आप रूलर तभी बनोगे जब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लोगे कि सामने वाले को काट सको, ठीक है। साथ में इन्होंने ये देखा कि जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है, ध्यान से समझना, जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है तब तक आप किसी भी टेरिटरी को, बाहरी टेरिटरी को अपना नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनके दिमाग में दो प्रोसेस चल रही है, दो प्रोसेस। क्या? पहला तो ये कि मुझे एक्सटर्नल टेरिटरी है उसको अपना बनाना है, दूसरा ये जो हमारे इंटरनल टेरिटरी है और उस पे रहने वाले लोग हैं उनको अपना बनाना है, उनको अपना बनाना है। जहां पे ये जो 12 मिसल बनी हुई है, 12 मिसल, इन पे अपना कंट्रोल बनाना है, इनके लोगों को अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ इकट्ठा करने हैं, उनको साथ लेके चलना है, ताकि हम बड़ा आर्मी बना पाए, बड़ी आर्मी बना पाए और किसी भी बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा सकते हैं। इस चीज पे वो काम करेंगे। कैसे करेंगे अब समझते हैं उस चीज को। पॉइंट क्लियर? यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा 1799 में पूरी तरीके से गेम पलटेगा। कैसे? इन्होंने देखा अफगान वाले रीजन में, अफगान में रूलर है जमान शाह। जमान शाह ये वीक है। इसने देखा कि अफगान वाले रीजन में जो रूलर है वो वीक है, वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अफगान पे अटैक करना चाहिए और उसको अपनी टेरिटरी में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो वो इस चीज को सोचते हुए उसने अटैक कर दिया जमान शाह पे। किसने? रणजीत सिंह ने अटैक कर दिया जमान शाह पे। जब अटैक किया तो यहां पे देखा क्या, अब समझना, लड़ाई कर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, अचानक से नदी आ रही है और नदी में जमान शाह के पास में तोप है, आर्टिलरीज है, बड़ी बड़ी है। तो इनकी आर्टिलरीज, कुछ आर्टिलरीज नदी में गिर जाती है। अब एक बात सोचने की है, अगर कोई भी आपका दुश्मन है, आप उस पर अटैक कर रहे हो, तो डेफिनेट आप मौके का फायदा उठाओगे कि आपने देखा कि अच्छा आगे वाला अब कमजोर हो रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए, आप उसको मारिए। लेकिन रणजीत सिंह, क्योंकि वो ब्रेव थे, क्योंकि वो ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमान शाह को बोला कि भाई देख, टेंशन मत ले, तेरी तोप गिर गई है, मैं निकलवाता हूं, मैं हेल्प करूंगा तेरी। इन्होंने वहां जाके अपनी आर्मी को बोला कि इनकी जो तोप है जो गिरी हुई है नदी में, आप उनको निकालिए, इनको हेल्प कीजिए और इनको बाहर निकाल के इनको दीजिए। अब सामने कोई दुश्मन खड़ा है, आप उसकी हेल्प के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेट है वो अब आपको दुश्मन नहीं समझेगा, वो कहेगा यार ये बंदा मेरे से लड़ने आया और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा अफगान रूलर ने कि भाई हम लड़ाई गलत कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको कहा कि आज से हम फ्रेंड, आज से हम एक दूसरे के दोस्त हुए। मतलब अफगानिस्तान वाला रीजन जो कभी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से यहां पे कैप्चर करूं,
आज वो हाथ बढ़ा रहा है कि भाई मुझे इनसे दोस्ती करनी चाहिए, ये अच्छा बंदा है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है जमन शाह के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में, और दोनों दोस्त हो जाते हैं। इसी एवज में इन्होंने, जमन शाह ने कहा कि देखो अब हम दोस्त बन गए, पहली चीज मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं एज ए रूलर, कि आप रूलर हो पंजाब के और बड़े रूलर हो। जब आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है इस तरीके से, तो दूसरे लोग भी आपको मानना शुरू कर देंगे। अब अफगान जो कभी एक तरीके से हम ये कह सकते कॉम्पिटेटिव होता था, वो आपको रूलर मानने लग गया है, आपको फॉलो करने लग गया है, तो डेफिनेट आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही सेम काम, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इन्होंने कहा लाहौर, जो लाहौर है वो मैं आपको गिफ्ट करता हूं। आज से लाहौर जो अफगानिस्तान का पार्ट होता था, वो लाहौर आज से आपका। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। मतलब हम क्या देखते हैं, 1799 में लाहौर किसको मिल गया? लाहौर मिल गया रणजीत सिंह को। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब लाहौर मिल गया, लाहौर में बैठ के ये क्या देखते हैं कि भाई मेरे को जो अपनी टेरिटरी है, यहां से टेरिटरी को चलाना चाहिए, मेरी जो मेन कैपिटल है यहां से चलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये तो बात हो रही है एक्सटर्नल, कि बाहरी लोगों को इंक्लूड करने, अपने साथ मिला के चलने। एक तरफ तो एक टेरिटरी तो आ गई मेरे पास में। मेन काम क्या है? इंटरनली लोगों को जोड़ना है। और इंटरनली कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो लोग हैं जो रिलीजियस है, रिलीजियस है, लोग धर्म को फॉलो करने वाले हैं। मुझे रिलीजियस लोगों को जोड़ना है, जो मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, उनको जोड़ना है। उसके लिए इन्होंने 1802 में अमृतसर जाके वहां पे अपना कंट्रोल बनाया, और वहां पे इन्होंने लोगों को जोड़ना है, लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बनाना है, लोगों को ये दिखाना है कि आपके जैसा ही हूं मैं, आपके ही फेवर का काम कर रहा हूं, ताकि ये जो मिसल है जिनमें टुकड़े हुए हैं, जो टुकड़ों में काम कर रही है, वो इकट्ठे हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हरमिंदर साहिब जो मंदिर है उनकी रिनोवेशन करवाई, उनको दोबारा से रिपेयर करवाया, ऊपर से उसके ऊपर गोल्डन चद्दर चढ़ाई, जिससे लोगों को लगा कि हाँ यार ये बंदा है जो एकदम प्योर हार्टेड है। ठीक है, ये हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे रिलीजन के बारे में सोच रहे हैं, उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसको मानना चाहिए। तो लोगों ने यहां से किसके फेवर में? रणजीत सिंह के फेवर में बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं 1806 में ये लुधियाना जाते हैं, लुधियाना वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचना, ये क्या पीरियड चल रहा है? ये वो पीरियड चल रहा है 1806 1807। ध्यान से समझना, अब यहां से मेन कहानी अब शुरू हो रही है। इन बातों को अब समझते हुए चलिएगा और सुनते हुए चलिएगा। अब क्या हो रहा है, ये वो पीरियड है जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से सब्सिडियरी अलायंस करती हुई आने लग रही है। जो छोटी छोटी टेरिटरीज है, जैसे मराठास हो गए, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, उन सब टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल बना ले। यहां पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देख रही है कि एक तरफ अभी मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, ये देख रहे हैं कि भाई पंजाब निकल के आ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी इमरजेंस में कौन है? रणजीत सिंह। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से स्ट्रोंग है, जो कि अपना इन्फ्लुएंस अफगान तक फैला के आ चुका है, ये अपने लोगों को जोड़ने लग रहे हैं। तो कल को, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब मराठास के साथ ट्रीटी कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 टू 1806 हम देखते हैं, एंग्लो मराठा वॉर होते हैं, वहां पे हमने देखा कि इनके साथ में ट्रीटी होती है। वैसे ही अब मराठास इनकी तरफ आने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे साथ आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मारिए।
अब रणजीत सिंह ने ये देखा तो इन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि आप तो चोट वसूलने वाले हो, आप तो लोगों से और कुछ करते ही नहीं थे, आप तो आते थे रेड करते थे, जिसने चौथ दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपने तो उनको रेड करना शुरू कर दिया, तो हम आपके फेवर में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको भगा दिया। एक तरीके से हम ये कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने देखा कि रणजीत सिंह जो आज हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, तो हमें इसको अपने फेवर में ले लेना चाहिए। अगर गलती से, ध्यान से सुनो, अगर गलती से भी रणजीत सिंह और मराठास एक हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? अगर रणजीत सिंह और मराठास एक हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए रणजीत सिंह को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो हमें रोकना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इसके लिए यहां पे एक गवर्नर बैठे हुए जिनका नाम है मिंटो। कौन है? मिंटो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है मेटकाफ। इनको बोला कि भाई आप जाओ और रणजीत सिंह से मीटिंग कीजिए, रणजीत सिंह से 1809 में, ठीक है। इनको बोला कि आप जाइए और रणजीत सिंह से मीटिंग करो और उनसे जाके बात करो और उनसे कहिए कि हम आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं और आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने यहां पे एक ट्रीटी की, रणजीत सिंह के साथ में एक ट्रीटी की जिसका नाम है अमृतसर ट्रीटी, या हम ये कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? देखो अब बात को समझना, यहां पे एक लाहौर जो इनको गिफ्ट में मिला, दूसरा अमृतसर सॉरी, सेकंड है अमृतसर, एक है लाहौर। लाहौर से इन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की और यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, वहां से चलाना शुरू किया। दूसरा अमृतसर, यहां से इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे क्योंकि अमृतसर ये देखा कि ये जगह है, ये पायस है, ये बहुत अच्छी है, यहां पे लोग अपने रिलीजन को जोड़ते हैं, तो हमें इसी को यूज करना चाहिए। ब्रिटिशर्स हमेशा एक चीज को देखते थे कि कमजोर नस क्या है, ठीक है। वही सेम चीज यहां किया उन्होंने, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की 1809 में। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर, उसके ऊपर वाला पार्ट वो रणजीत सिंह का और उसके नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट, वो हमारा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? इस ट्रीटी का मेन कंक्लूजन क्या है? सतलज रिवर वो एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर रणजीत सिंह अपना पार्ट बनेगा, उसके नीचे का पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और ये डिसीजन किस ट्रीटी में हो गया? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। यहां पे साइन हो गई, ठीक है भाई, आप कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया, फॉलो करते हैं इस चीज को, ठीक है। मेन पॉइंट क्या था उनका? मेन पॉइंट था रणजीत सिंह और मराठास इकट्ठे ना हो जाए। पॉइंट क्लियर है? ये दोनों लोग इकट्ठे ना हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा। ट्रीटी हो चुकी है, अब क्या होगा? अब आगे ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, कटक तक जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंशन करते रहेंगे, चलता रहेगा। फिर आते हैं ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमें अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेना है, हमें अफगानिस्तान को अपने तरीके से इसको एनेक्स करना है। तो अब वो कैसे करें? क्योंकि अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग भी है और बिना किसी की हेल्प लिए या बिना इंडियन रूलर की हेल्प लिए आप अफगानिस्तान को नहीं जीत सकते। तो इन्होंने गेम किया, कैसे किया वो हम चीजें अफगानिस्तान वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इन्होंने महाराणा रणजीत सिंह के साथ में मिलके और ईस्ट इंडिया कंपनी, रणजीत सिंह और सिंध सभी ने मिलके अफगानिस्तान पे अटैक किया, उनको अपने टेरिटरी में पार्ट बनाया, उनको एनेक्स कर दिया, ठीक है। वो सब चीजें हम वहां पे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे।
पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट होता है 1739, क्योंकि यहां पे रणजीत सिंह की तो क्या जो थॉट प्रोसेस थी, एक्सपेंशन, ठीक है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रूलर है। पॉइंट क्लियर है, चलता रहता है, इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। 1739 में रणजीत सिंह की हो जाती है डेथ, ठीक है। तब तक क्या चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो पंजाब की तरफ जाए या रणजीत सिंह के सामने जाके खड़े हो जाए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर। अब सुनो, अब होगा क्या, अब हो जाएगी प्रॉब्लम ये, इनकी डेथ हुई और डेथ होते ही सक्सेशन की लड़ाई, नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा, अगला रूलर कौन होगा, प्रॉब्लम ये आ गई। क्यों, क्योंकि रणजीत सिंह की है मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल मैरिज, पहला पॉइंट तो ये, तो ऑब्वियस है इनके बेटे का ही है, कई है हकदार कि मेरे को गद्दी चाहिए, मेरे को गद्दी चाहिए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। ऊपर से इनके कोर्ट में अब बैठने लग गए हैं कुछ दगेबाज या धोखेबाज, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इस एम्पायर को खत्म किया जाए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, तो इस तरीके से हम देखते हैं यहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है, मेन वॉर यहां से शुरू होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेशन वॉर का फायदा उठाएगी और कैसे एंग्लो सिख वॉर होंगे, उनके बारे में हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि सक्सेशन में, क्योंकि रणजीत सिंह थे, अब इन्होंने मल्टीपल मैरिजेस किए हुए, तो इनके बेटे बहुत सारे हैं। तो यहां पे इनका बेटा है खड़ग सिंह, जो कहता है कि मैं रूलर बनूंगा, तो बोले ठीक है आप रूलर बन जाइए। तो जब ये बने तो इनके कोर्ट में एक मिनिस्टर बैठे हैं जिनका नाम है ध्यानचंद। ध्यानचंद, इन्होंने क्या किया, इनकी फाइल को निपटा दिया। खड़ग सिंह को बोला कि भाई आप साइड हो जाइए, आपके बस का नहीं है यार, आप कहां इस रूलर, एक रूलर की गद्दी पे बैठे हो, आप मत बैठिए, चलो यहां से निकलो। उसके बाद में हम देखते हैं खड़ग सिंह ने इनको निपटा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके बाद नवनिहाल सिंह वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं गवर्न करूंगा, इनको भी निपटा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं छोटे से टाइम पीरियड में, मतलब अगर मैं बात करूं 1843 तक, 3-4 साल में यहां पे साल जितने निकले उस तरीके से ही रूलर बदलते चले गए। मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पे बहुत ज्यादा आ गया। पहला तो पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरा इंटरनल कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। क्यों है वो समझो, क्योंकि यहां पे एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है दिलीप सिंह, ठीक है। अब वो इतना बड़ा तो है नहीं, अब ये इसकी मदर है जिसका नाम है रानी जिंदाल, या हम इन्हीं को बोलते हैं जिंद कौर, ठीक है। ये कहती है कि अब से मेरा बेटा होगा, ये रूलर बनेगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा होगा वो रूलर बनेगा और इनकी जो प्रोटेक्टर होगी वो मैं होंगी। अब एक बात सोचो, एक लेडी है वो कह रही है कोर्ट में कि मैं रूलर बनूंगी और मेरे अंडर आप लोग काम करोगे। तो जो लोग अभी तक खुल के चलते थे वो कहेंगे अरे यार अब हमें एक लेडी के अंडर काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके की हमें इंटरनल कोर्ट पॉलिटिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के अपोजिशन में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये गुत्थी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें समझ में आएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। देखो अब ये सारी प्रोसेस हो रही है, इन्होंने एक भाई है इसका और एक इनके कहते हैं कि इनके फ्रेंड है या किसी भी तरीके से लगा लीजिए, एक बंदा है जिसका नाम है लाल सिंह।
और दूसरा है तेजा सिंह। तेजा सिंह, तेजा सिंह है ये आर्मी कमांडर है, आर्मी कमांडर। और लाल सिंह है ये वजीर है। ठीक है, ये बैठे हुए हैं, ये चल रहा है पंजाब में। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या प्लान कर रही है वो समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पे एनेक्सेशन कर चुकी है, सिंध को अपने कंट्रोल में ला चुकी है। ठीक है, अब सिंध को अपने कंट्रोल में ले लिया तो सिंध में यहां पे एनेक्स करने वाला है नेपियर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसने देखा कि भाई पंजाब में क्या चल रहा है, देखो हमने सिंध को तो कंट्रोल में कर लिया है, अब हमारा मेन टारगेट होना चाहिए पंजाब। उसको कैसे एनेक्स करें, उसको अपनी टेरिटरी में कैसे मिलाएं। ठीक है, तो इन्होंने, नेपियर ने कहा कि देखो हमें जब अगर पंजाब को एनेक्स करने हैं तो उससे पहले हमें पंजाब को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि पंजाब में आखिर चल क्या रहा है, वहां पे जो नब्ज है, उसकी जो फॉल्ट लाइन है उसे समझना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, नेपियर ने एक बंदे को बोला कि भाई एक काम करो, मेरे लिए आप जाओ और पंजाब में देख के आओ वहां क्या चल रहा है। ठीक है, नेपियर ने एक बंदे को भेजा कि यहां से जाइए और जाके आप देखो कि पंजाब में क्या चल रहा है, वहां पे एक एक चीज को नोट करो। बोला ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज वहां पे जाऊंगा देखूंगा। उसने यहां पे जाके देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई यहां तो बहुत ही भारी गड़बड़ है, यहां तो इतनी भयंकर कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को लोग देख के खुशी नहीं हो रहे। ठीक है, तो इन्होंने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, इन्होंने लेटर लिखा एलन बरो को, एलन बरो को। उनको बोला कि भाई आप पंजाब पे अटैक कर सकते हो, पंजाब के लिए रास्ते अब खुले हैं, आप बिल्कुल कभी भी किसी भी टाइम पे आप अटैक कर सकते हो। बोला कैसे और क्या चल क्या रहा है वहां पे। तो इन्होंने बताया कि जब सुबह होती है तो राजा बदल जाता है, सुबह होती है तो राजा बदल जाता है। शाम को सोए थे तो अलग राजा था, अब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सुबह उठे तो हमने अलग रूलर देखे है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस है, पंजाब टूट चुका है, आप अटैक कर सकते हैं, सही मौका है। बोला ठीक है भाई, अब आपने बता दिया है तो चलो अटैक करते हैं। अब अटैक करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, आप ऐसा थोड़ी है आप डायरेक्टली जाओगे और सीधा अटैक कर दोगे। तो इन्होंने समझना शुरू किया, जानना शुरू किया कि आखिर वहां की फॉल्ट लाइन क्या है। तो इन्होंने एक मुद्दा देखा, और वो मुद्दा क्या था, वो मुद्दा है रणजीत सिंह के द्वारा की हुई एक ट्रीटी जिसका नाम है अमृतसर की ट्रीटी। समझो अब क्या होगा और कैसे होगा। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाई सतलज की ट्रीटी, सतलज वाली, या हम ये कह सकते हैं अमृतसर वाली ट्रीटी, जिसमें सतलज को बॉर्डर माना गया है। ठीक है, कि भाई ये सतलज रिवर है, इसके ऊपर वाला पार्ट है वो पंजाब का है और इसके नीचे का पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लाइन खींच दी जाए और उसके बाद बोल दिया जाए ये टेरिटरी के बगल वाले जो लोग हैं वो आपके और इधर वाले आपके। अब ऐसा थोड़ी, ये लोग जब मिलके रहते थे तो इनके पार्ट का कुछ इधर भी पार्ट होता होगा। इधर दोनों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि भाई एक काम करो, इस ट्रीटी का हम फायदा उठाते हैं और ये जो ट्रीटी है, ये जो सतलज नदी है, इसके चारों तरफ मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दो, यहां पे अपने ट्रूप्स भेजना शुरू कर दो, लोगों को भेजना शुरू कर दो। ठीक है, और जब यहां पे भेजोगे जब आप यहां पे भेजोगे तो वहां से सामने वाले की हरकत आना शुरू होगी। देखो आप किसी को, जब भी आप किसी के ऊपर कुछ भी किसी भी तरीके की चीज को थोपना चाहोगे तो पहले उसको एक्साइट करना पड़ेगा, आप उसको उकसाओगे ताकि वो होश और आवाज में कुछ ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से आप उसके ऊपर अपनी बात को थोप पाओ। वैसा ही सेम काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। इन्होंने सतलज रिवर के चारों तरफ मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स भेजने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या, यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, यहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से पंजाबी हैं। अब इनको तो परेशानी होना शुरू होगी। इन पंजाबियों को क्या बोलते हैं, सिस सतलज,
जो लोअर पार्ट में रहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट था, वहां पे कुछ पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, उनको सिस सतलज बोलते हैं। अब ये बात पंजाब में बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई उनके कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उनके साथ में तो ये बुरा बिहेवियर हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लोगों के साथ में बुरा बिहेव कर रही है, हमें उनको रोकना चाहिए। ठीक है, तो यहां से पंजाब के लोगों ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया कि हम अपने लोगों से मिल के आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि भाई आप नीचे कैसे आ रहे हो, आपने तो ट्रीटी का उल्लंघन किया है, आपने ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला था कि हम नीचे की तरफ नहीं आएंगे, और आप तो नीचे की तरफ आ रहे हो। तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस पंजाब के बीच में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहाना बनाया सतलज ट्रीटी को। उन्होंने कहा कि आप सतलज रिवर के नीचे नहीं आ सकते थे, उसके बावजूद भी आप नीचे आए, आखिर क्यों? पॉइंट क्लियर? पंजाब वाले लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, आपने हमारे लोगों को परेशान करना शुरू किया तो हम नीचे आएंगे। तो इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, जो शुरू करता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब? 1845 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब समझो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई हमने युद्ध तो छेड़ दिया, हमने वॉर तो शुरू कर दी, लेकिन एक बात सोचो, अगर यदि ये सारे लोग, ऊपर वाले लोग, नीचे वाले लोग, अगर ये एक दूसरे से मिल गए तो हमारी खैर नहीं है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप किसी एक कम्युनिटी को कंप्लीट को चैलेंज कर रहे हो, अगर वो लोग इकट्ठे हो गए, जब तक वो टुकड़ों में टूटे हुए हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये लोग इकट्ठे हो गए, अगर इन्होंने एक साथ मिलकर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए ना, तो आपकी खैर नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? ये चीज सोच रही है ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये लोग मिलने नहीं चाहिए, हमने युद्ध तो छेड़ दिया लेकिन ये गलती की है, इससे ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हमें इसको फॉल्ट लाइन बनाना चाहिए और यहां पे डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना चाहिए। और वो क्या करें ऐसा, तो उसके लिए इन्होंने देखा किसको, तेजा सिंह, और दूसरा कौन, लाल सिंह। इन दोनों के पास पहुंच गए, भाई आप दोनों हो हमारी उम्मीद, हम आपको, इनको पैसा खिलाया, इनको अपनी तरफ अपना फेवर में लेके आए, कि क्योंकि एक है जो वजीर है, एक है जो आर्मी कमांडर है, तो इन दोनों को अपने फेवर में लेके आए और इनको बड़े बड़े झांसे दिए कि देखो हम जब इस पार्ट को जीत जाएंगे, जब हम ये युद्ध जीत जाएंगे, तो उसके बाद जो टेरिटरी होगी वो आपको दे देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। इस तरीके इनको बढ़ा चढ़ा के इनको बड़े बड़े वादे दिखाए और इनको बोला कि हम आपको एक तरीके से मालामाल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में डाल दी। तो तेजा सिंह और लाल सिंह दोनों बदल गए, इन्होंने लड़ाई की, लेकिन किसके फेवर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। और जैसे ये लड़ाई की तो वहां पे ये लड़ाई जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को हरा देती है। अब देखो एक छोटी सी गलती, कुछ चंद लोगों की मिसबिहेवियर की वजह से आप एक पूरे के पूरे पार्ट को लॉस में ले जा रहे हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो अब होगा क्या, लाल सिंह खुश हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें या हम बात करें तो तेजा सिंह ये खुश हो रहे हैं कि भाई हम जीत गए, बैटल जीत गए। ठीक है, तो इसी के एवज में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इसके लिए यहां पे ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं लाहौर की ट्रीटी। इनका काम क्या था, ब्रिटिशर्स का काम क्या था, कोई भी लड़ाई लड़ो, उसके बाद एक ट्रीटी करने पहुंच जाओ, एक ब्लैंक पेज लो, ट्रीटी करने पहुंच जाओ। अब ध्यान से सुनना, इस ट्रीटी में क्या बोला और पंजाब को क्या मिला। सुनो, सबसे पहली चीज तो इन्होंने की 1.5 करोड़ वॉर इंडेमनिटी आपको देनी पड़ेगी, वॉर इंडेमनिटी आपको पे करनी पड़ेगी। आपने हमारे ऊपर लड़ाई क्यों की, आपने अटैक किए, आपके लोग नीचे आ रहे थे, क्यों आए, कमाल है।
आप जबरदस्ती किसी चीज पे थोपने की कोशिश कर रहे हो, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपने नहीं दिए तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे या आपकी टेरिटरी को छीन लिया जाएगा आपसे। अब मरता बंदा क्या ना करे, करना पड़ेगा। दूसरा ये बोला कि कश्मीर जो आपके पास है वो डोगरा डायनेस्टी को देना पड़ेगा, डोगरा रूलर को देना पड़ेगा। कश्मीर का पार्ट अपने हाथ से छुड़वा दिया, इनके हाथ से कश्मीर चला गया। पॉइंट क्लियर। तीसरा यहां पे बोला कि जो रूलर है वो दिलीप सिंह ही रहेंगे, हैं जो रूलर होगा वो दिलीप सिंह ही होगा। दिलीप सिंह की रिजेंट यहां पे इनकी माता जो जिंद कौर है वही रहेंगी, जिंद कौर वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहां पे जो लाल सिंह है जो पहले से वजीर थे वो भी वही रहेंगे। आपके यहां पे तेजा सिंह है वो भी वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आर्मी कमांडर थे वही रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपके कोर्ट में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस एक फर्क होगा, क्या? आपके कोर्ट में हमारा एक बंदा बैठेगा जिसका नाम है लॉरेंस। ये आपके कोर्ट में बैठेगा, आपकी जो भी हरकत होगी कोर्ट में उन सबको नोट करेगा, ये बंदा देखेगा। अब एक तरीके से आप देखिए, इन्होंने कोर्ट में अपने नजरबंद को बिठा दिए। आप जो भी एक्टिविटी करोगे, जो भी बातें करोगे, वो लॉरेंस देखेगा। समझो, इसका कंक्लूजन समझिएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, इसमें क्या मिला? पंजाब को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जबकि गवाया क्या? पैसा, टेरिटरी, ऊपर से एक बंदा और आ गया आपके कोर्ट में। पॉइंट क्लियर हुआ? इतना बड़ा नुकसान, और किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से, इन दोनों की दगेबाजी की वजह से। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो यहां पे इन सब चीजों को देखा, इस ट्रीटी को देखा, और इस ट्रीटी को देख के लाल सिंह और तेजा सिंह का खून खोल गया। इन्होंने बोला कि भाई गड़बड़ हो गई हमसे, ये सहन नहीं होगा हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस से रिवोल्ट करना चाहिए, और ये दोबारा से रिवोल्ट के लिए चले जाते हैं। ये ट्रीटी होती है फरवरी 1846 में, इस टाइम में ये ट्रीटी होती है। ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन्होंने रिवोल्ट किया, जैसे ही रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स फिर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आ गई। कहां पे? जिंद कौर के पास में। बोले कि तुम्हारे राज में तुमको रूलर बनाया है, आप रूलर हो, उसके बावजूद भी आपके यहां पे क्या हो रहा है? रिवोल्ट हो रहे हैं। ये आपकी कमी है, आपकी वजह से यहां पे ये रिवोल्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इसकी जिम्मेवार हो। तो बोले देखो, अब से आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने दोबारा से यहां पे अटैक किया, और दोबारा से अटैक करके इन्होंने यहां पे एक ट्रीटी की। उस ट्रीटी का नाम है, दैट इज ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि पहला पॉइंट, जिंद कौर, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जिंद कौर की वजह से ये लड़ाई हुई है, ये रिवोल्ट हुआ है, तो आपको जो सैलरी मिल रही थी ना, जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी कट। आपकी सैलरी अब इतनी नहीं मिलेगी जो सैलरी आपको पहले मिलती थी, अब आपको थोड़ी सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज, सैलरी के साथ आपकी सैलरी नॉर्मल रखी जाएगी। आप उठो और यहां से बनारस चले जाओ। बनारस भेज दिया। बोले आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? आपके होते हुए यहां पे आप जबरदस्ती किसी चीज को थोप रहे हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप उठो, बनारस चले जाओ। दूसरा पॉइंट ये बोला तेजा सिंह, बोले हमने तो इनको आर्मी कमांडर बनाया हुआ है, यहां पे लाल सिंह जिनको हमने वजीर बनाया हुआ है, और यही बंदे हैं जो रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। उठाओ इन्हें और इनकी पावर कट कीजिए। तो इनको उठाया और इनकी पावर कट कर दी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी जो पिलर थे एक तरीके से, उन पिलर्स को तोड़ दिया। चाहे वो तेजा सिंह हो, चाहे वो हम देखते हैं लाल सिंह हो, चाहे वो
एक रिजेंट के रूप में बैठी जिंद कौर हो, इन सबको उठाया और पूरी तरह से इनको खत्म कर दिया, वीक कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो यहां पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इसका कंक्लूजन क्या होता है 1845 टू 46। इस पीरियड में यहां पे दो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर और दूसरी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, दोनों में एनेक्सेशन नहीं किया, लेकिन बिल्कुल छोड़ा भी नहीं, वीक कर दिया। और यहां पे बोल दिया लॉरेंस, आज से लॉरेंस होगा जो कि दिलीप सिंह का रिजेंट होगा। पहले दिलीप सिंह को सिर्फ कोर्ट में बिठाया था, अब दिलीप सिंह को बोला कि आप आज से रिजेंट होगे, जहां पे जिंद कौर बैठा करती थी आज से आप वहां बैठोगे। ठीक है, इसी को यहां पे ध्यान रखना, यहां पे लॉर्ड हार्डिंग्स एज ए गवर्नर आते हैं। दूसरा, इसी बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ सबराओ। यही बैटल है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सबराओ। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्या है, क्यों है और कैसे है, पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब आप ये समझिएगा, इसमें पंजाब पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ लेकिन जिंदा भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हमारे पास में डलहौजी को अपॉइंट करके भेज दिया। ठीक है, इनको बोला है कि भाई आप जाइए और जाके अब वहां पे इंडिया को जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको जाइए, उसको संभालिए। बोले ठीक है, वो आ गए यहाँ पे। अब जब यहाँ आए तो इन्होंने देखा पंजाब को कि बोले भाई ये क्या है, ये किसकी टेरिटरी है। बोले ये तो पंजाब है। बोले ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं है क्या। बोले नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं है। क्यों, इसको तो अपना पार्ट बनाओ, अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। बोले ये कोई दिक्कत नहीं है सर, अपनी है। बोले नहीं, अपनी ही है नहीं, अपनी ही होनी चाहिए, इसको अपना बनाइए, कुछ भी करो इसको अपना बनाओ। तो यहां से हमारे पास में डलहौजी स्टार्ट करेंगे सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कुछ ऐसा कि पंजाब का एक पार्ट है, एक सूबा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जिसका नाम है मुल्तान। ठीक है, और मुल्तान में गवर्नर अपॉइंट कर रखा है मूलराज। अब ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी इन्फ्लुएंस हो चुकी है, इतनी पावर में आ चुकी है, या इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर रही है पंजाब में। बात समझ रहे हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पे गवर्नर मूलराज बैठा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डलहौजी ने यहां से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा कि भाई मूलराज को हटाओ और उनको हटा के उनकी जगह पे एक नया गवर्नर अपॉइंट कीजिए, कर्ण सिंह। बोले ये जो बंदा है ये हमारा पिट्ठू है, हमारा बंदा है, ये हमारे हिसाब से काम करेगा, तो इसको बैठाओ गवर्नर बना के। अब ये बात पसंद, या हम ये कह सकते हैं मूलराज के सुनने में आई। मूलराज को बोला गया कि भाई आपको हटाने की बातें चल रही है, आपके बारे में बात हो रही है, आपको हटाया जा रहा है और आपकी जगह पे कर्ण सिंह आ रहे हैं, पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा सब कुछ। तो ये बात मूलराज को जैसे पता चली तो मूलराज ने अपनी आर्मी के साथ में मिले और 2 इंग्लिश को, जो अंग्रेज थे, उनको मार दिया, एक ऑफिशियल को मार दिया। तो यहां से ये खबर मिलती है किसको, डलहौजी को। डलहौजी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उन पे वार करो। तो यहां पे बोला कि देखो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, अगर आप डायरेक्टली गए तो कुछ भी हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बंदा है शेर खां या शेर सिंह, बोले इसको भेजो, वहां इनके अगेंस्ट लड़ाई करेगा। तो जब ये शेर सिंह वहां पे गया तो शेर सिंह को समझ आया, देखो मूलराज ने ये जो एक्टिविटी की ये जानबूझ के की, ताकि जो लोग हैं, जो इनके लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक्साइट किया जा सकता है, उनको अपने फेवर में लाया जा सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़ा किया जा सकता है। ये सोच के इन्होंने उनको मारा था।
ये बात शेर सिंह को पता चली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ये जानबूझ के किया गया है, तो शेर सिंह भी इनके साथ मिल गए। अब जैसे ये मिले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ में मिलके यूनाइट होके मारने के लिए जा रहे हैं। यहीं से हमारे पास देखने को मिलता है, डलहौजी ने अनाउंस कर दिया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। क्या? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और इसमें क्या हुआ, इसमें 3 अलग अलग जगह पे अटैक होते हैं। 3 अलग अलग जगह पे, अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो वहां 3 अलग अलग जगह पे इनकी शुरुआत होती है, जहां पे अलग अलग कंट्रोल दिया जाता है कि भाई आप वहां के पार्ट को संभालिए, आप वहां के पार्ट को संभालिए। और वो 3 पार्ट है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो पहला है रामनगर, रामनगर। दूसरा है हमारे पास में चिलियांवाला, चिलियांवाला। और तीसरा है गुजरात। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि गुजरात, गुजरात कहां से आ गया? गुजरात ये वाला नहीं है, गुजरात पाकिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में मेनली हमें देखने को मिलता है, जो चेनाब रिवर के ऊपर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में यहां पे अलग अलग अटैक होते हैं। ये नेपियर को संभाल दिया कि बोले आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप इसको देखिए। यहां पे ह्यूज गो को बोला कि आप इसको संभालिए, इन दोनों को संभालिए, आपको चार्ज दिया जाता है, इनकी जो टेरिटरी है यहां पे आप सप्रेशन करोगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं रामनगर, जहां पे नवंबर 1848 में अटैक होता है, यहां पे जनवरी 1849 में होता है, फरवरी 1849 में होता है। और फिर हम देखते हैं, क्योंकि यहां पे पंजाब में लैक ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूनिटी थी ही नहीं, और उस यूनिटी के ना होने की वजह से पंजाब को घुटनों पे आना पड़ गया, उनको टूटना पड़ गया। इसी वजह से यहां पे 12 मार्च 1849 में जब पूरी तरीके से पंजाब एनेक्स हो चुका है, तब यहां पे लोगों ने बोला कि आज रणजीत सिंह मर गया है। क्योंकि अभी तक रणजीत सिंह की थॉट्स लोगों के दिमाग में थी, रूलर अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बना चुकी है, अपना कंट्रोल बना चुकी है, अपना होल्ड कर चुकी है, तो यहां पे लोगों ने बोला कि अब पूरी तरीके से रणजीत सिंह मर गया, उनकी थॉट मर गई है। इन्होंने इसी को, ये बैटल है बैटल ऑफ एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो सिख वॉर, जिसमें इन्होंने क्या किया, दिलीप सिंह इनको उठाया और इनको भेज दिया लंदन। बोले आप चले जाइए, अब आपका यहां कोई काम नहीं है। पूरी तरीके से एनेक्स, पूरी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया डलहौजी के द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। और जो पूरा पार्ट था, जो पंजाब के पूरी टेरिटरी है, उसको कंट्रोल में दे दिया। पंजाब गवर्नेंस के लिए 3 भाइयों को, जो ब्रिटिशर्स के थे, उनको दे दिया कि आप अब यहां से गवर्न कीजिए। यहां पे अब पंजाब का पूरी तरीके से एनेक्सेशन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आप काम करेगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास में कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन सब के बारे में कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। आई होप आपको एक एक चीज यहां पे क्लियर हो गई और कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।